हर एक मस्जिद के नीचे मंदिर था, तो फिर मंदिर के नीचे बौद्ध विहार था। हमको देखना है कि हमको इतिहास में जाके खुदाई करना है कि भविष्य का निर्माण करना है। इसी औरंगज़ेब ने उज्जैन में महाकाल का मंदिर, वृंदावन में भगवान कृष्ण का मंदिर, गुवाहाटी में कामाख्या देवी का मंदिर और ऐसे कई 50 मंदिरों को उसने दान भी दिए। ये बहुत कठिन काम है क्योंकि नफ़रत करने वाले पिछले 90-95 साल से लगातार काम करते रहे हैं और गांधी के बाद, नेहरू के बाद जिस प्रकार का संदेश समाज में जाता था, वो संदेश समाज में जाना काफ़ी कमज़ोर हो गया है। और जो सोशल मीडिया का जाल इन लोगों ने फैलाया है नफ़रत के लिए, हमको ऐसे ही सोशल मीडिया का जाल मोहब्बत के लिए फैलाना पड़ेगा और मोहब्बत का आधार केवल सच्चाई हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। इतिहास के सबसे बड़े जानकार और ख़ास करके इनकी वीडियो मिलियंस में देखी जाती है, जहां पर एक और ट्रोल आर्मी उन्हें कंटिन्यू ट्रोल करती है। इस वक्त मेरे साथ में डॉक्टर राम पुनियानी है। हम इनसे कुछ आज के मौजूदा हालात के ऊपर कुछ पॉलिटिकल सवाल करेंगे, इतिहास के बारे में जानेंगे। मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि इनसे मैं कुछ सवाल कर सकूं, मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं उनकी ज़ुबानी जानने की। सर, आज की माहौल को देखते हुए जिस तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद को शिवलिंग बताया जा रहा है, कुतुब मीनार के ऊपर दावा किया जा रहा है और कुतुब मीनार से होते हुए अजमेर शरीफ तक का पहुंच गया है, तो किस तरीके से देखते हैं आप इन सारे माहौल में इस तरीके के स्टेटमेंट, दो समाजों को अलग अलग धड़ों में बांटने की राजनीति को? देखिए, ये आज की जो रूलिंग पार्टी है वो उसका मुख्य उद्देश्य ये बंटवारा करने का ही है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी काशी कॉरिडोर का उद्घाटन करते समय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर औरंगज़ेब होता तो शिवाजी भी हो जाते हैं। तो वो एक डॉग विसल के रूप में, एक इशारों के रूप में नफ़रत फैलाने की बात थी। जहाँ तक कि धार्मिक स्थलों का सवाल है, मैं कानून का जानकार नहीं हूँ, पर कानून के जानकार ऐसा बताते हैं कि राइट ऑफ एडवर्स पोजीशन एक होता है, जिसके अंदर कोई चीज़ अगर किसी दूसरे व्यक्ति के पास 30 साल तक है तो उस पर फिर उसका क्लेम हो जाता है। अब ये जो स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं वो तो 500 साल पुराने हैं, 400 साल पुराने हैं, 600 साल पुराने हैं। और उसके अलावा 1991 में प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट आया, जो कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो जगहें जैसी थी वैसे रहना चाहिए। उसके बावजूद अगर कोर्ट इनकी बात को एंटरटेन कर रहा है तो वो थोड़ा सा एक शंका का विषय है कि कोर्ट क्यों इतना झुक रहा है। पॉपुलर ओपिनियन जो खड़ी की गई है या जो शक्तिशाली लोग पावर में हैं, उनके अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट प्रेशर में इस प्रकार की चीज़ों को क्यों डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि ऐसे केसेस को एंटरटेन करने का मतलब ही नहीं है कि जब 1991 का रिलीजियस प्लेसेस वर्शिप एक्ट है और कोई चीज़ 500 साल से किसी के कब्ज़े में है तो उसमें तो कोई दावा ही नहीं बनता। ये पहली बात है। तो यानी आज का जो उन्माद खड़ा किया जा रहा है उसके पीछे तो पॉलिटिकल एजेंडा है। जैसे राम मंदिर के नाम पे पॉलिटिकल एजेंडा बनाया गया और एक पार्टी पहले से ज़्यादा पावरफुल हो गई, वो अपने पावर को और बढ़ाने के लिए, मेंटेन करने के लिए ऐसे मुद्दों को जगह जगह उठा रही है। ये पहली बात। दूसरी बात ये देखिए कि इतिहास में पिछले हमारे जो 3000 साल का इतिहास उनको क्लियरली पता है। तो ये जो हमारा लोकतंत्र तो 15 अगस्त 1947 के बाद बना, उसके पहले लोग अलग अलग लोग आते रहे। साउथ अफ्रीका से लोग आए, फिर उसके बाद ईरान इराक से लोग आए जिनको हम आर्य बोलते हैं, यहाँ के निवासी थे। तो सब मिक्सचर होता रहता है। अब अरब देशों से कुछ व्यापारी भी आए, व्यापार करके चले गए, फिर कुछ उसके पहले क्रिश्चियन मिशनरीज आए। तो समाज बदलता रहता है। और सबसे पहले जो मैं बात बता रहा हूँ कि जो धर्म स्थलों को तोड़ा गया, उसके मैं 2 कारण मुख्य बता सकता हूँ। पहला कारण तो ये है कि जब सम्राट अशोक के राज्य के बाद जब ब्राह्मणवादी राजा पुष्यमित्र शुंग ने प्रतिक्रांति की बुद्ध धर्म को समाप्त करने के लिए, तो उसके चलते उन्होंने हज़ारों बुद्ध विहारों को नष्ट किया, लाखों बुद्ध लोगों का कत्लेआम करवाया, कई बुद्ध लोग यहाँ से चले गए। तो वो एक था जहाँ धार्मिक स्थलों को तोड़ा जाना ये जाति वर्ण व्यवस्था के कारण हुआ। अब उसके बाद जो मुसलमान राजा, हिंदू राजा बाद में आए,
इसमें जो मुख्य कारण था वो था सत्ता का, संपत्ति का, प्रतीकों का। इसमें धर्म का कारण कम था या नहीं भी था, तो इसमें भी तोड़े गए। जैसे औरंगज़ेब ने यहाँ जो काशी का विश्वनाथ मंदिर तोड़ा, उसके पीछे एक कहानी की बात है, रानी के अपमान की बात है। कई जगह उसने एक जगह मस्जिद को भी तोड़ा गोलकुंडा में, क्योंकि वहाँ का राजा नवाब उसको लगान नहीं दे रहा था, टैक्स नहीं दे रहा था, तो वहाँ उसने गोलकुंडा में मस्जिद को भी तोड़वाया। इसी औरंगज़ेब ने उस मस्जिद के नीचे शायद खजाना छुपा रखा था उस राजा तानाशाह ने, और वो उसको लगान दे नहीं रहा था, इसलिए उसको तोड़ा था। इसी औरंगज़ेब ने उज्जैन में महाकाल का मंदिर, वृंदावन में भगवान कृष्ण का मंदिर, गुवाहाटी में कामाख्या देवी का मंदिर, और ऐसे कई 50 मंदिरों को उसने दान भी दिए। तो उसको एक केवल औरंगज़ेब कोई आज के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व तो नहीं है। सभी राजा औरंगज़ेब जैसे नहीं थे। पुष्यमित्र शुंग था, शिवाजी भी थे, अकबर भी था, औरंगज़ेब भी था। अकबर के तो महल के अंदर ही मंदिर था जहाँ भगवान कृष्ण की जन्मदिन मनाते थे। तो ये चीज़ों को एक सेलेक्टिवली लेके चलना, जिसमें हर एक मस्जिद के नीचे मंदिर था, तो फिर मंदिर के नीचे बौद्ध विहार था। हमको देखना है कि हमको इतिहास में जाके खुदाई करना है कि भविष्य का निर्माण करना है। हमारा केवल आर्टिकल 370 को हटा के, जिसको वो भी गैर कानूनी तरीके से हटा के आपने इस बात को किया, तो उसका परिणाम बहुत अच्छा होगा ऐसा दिख तो नहीं रहा। तो आज तो मेरे ख्याल से देश को गांधी की पहले से भी ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे सामने ऑप्शन 2 है, या तो आप इतिहास की खुदाई करते रहो या भविष्य का निर्माण करो, और ये दोनों चीज़ें साथ में नहीं हो सकती। जब तक इतिहास के नाम पर खुदाई चलती रहेगी, डिस्ट्रक्शन चलता रहेगा, समाज के निर्माण का काम नहीं हो सकता। तो आज ये बहुत एक दुखद परिस्थिति है, बहुत चिंताजनक परिस्थिति है कि समाज में ऐसा माइंडसेट, ऐसा सोच तैयार किया गया है कि जहाँ मंदिर मस्जिद का मुद्दा मुख्य आ गया है। तो ऐसे में अगर बुद्ध लोग ज़्यादा होते तो वो भी अपनी बात खड़ी कर देते कि मंदिर के पहले तो हमारे बुद्ध विहार थे। तो ये चीज़ों में मेरे ख्याल से जाना ही नहीं चाहिए। 15 अगस्त 1947 को हमारा जन्मदिन मान के, जन्म का तारीख मान के, उसके आधार पे एक भारतीय के रूप में भारतीय संविधान के रास्ते पर चलना, यही हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए। जहाँ मीडिया एक तरफ सरकार की वाहवाही करती है, प्राइम मीडिया, वही दूसरा सरकार ने प्राइम मीडिया के अपोजिट में एक सोशल मीडिया का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया है जी, अपनी बात रखने के लिए। जो तरुण वर्ग है, युवा वर्ग है, उनका जो यूज़ हो रहा है वो ब्रेन वॉश हो रहा है, और ख़ास करके हिंदू मुस्लिम की जो बातें हो रही है जी। तो ये कैसे संभव है कि ये दूर हो जाए और युवा वर्ग उस तरफ अट्रैक्ट ना हो, हिंदू मुस्लिम के बजाय देश विकास की बात करे, खुदाई की, इतिहास की खुदाई की बजाय वो अपना विकास की बात करें। जैसा आपने कहा कि नेहरू जी ने कहा था कि ये भाखड़ा डैम है, ये नया एक मेरा मंदिर है, ये कैसे हो सकता है? युवा वर्ग के दिल में चीज़ें कैसे आएगी? देखिए, ये बहुत कठिन काम है, क्योंकि नफ़रत करने वाले पिछले 90-95 साल से लगातार काम करते रहे हैं, और गांधी के बाद, नेहरू के बाद जिस प्रकार का संदेश समाज में जाता था, वो संदेश समाज में जाना काफ़ी कमज़ोर हो गया है। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि आपके जैसे चैनल्स, छोटे बड़े, और पॉलिटिकल पार्टीज़ और संगठन, इन्होंने लगातार इस प्रकार की कोशिश करना चाहिए कि सच्चाई समाज में दूर दूर तक ले जाई जाए। और जो सोशल मीडिया का जाल इन लोगों ने फैलाया है नफ़रत के लिए, हमको ऐसे ही सोशल मीडिया का जाल मोहब्बत के लिए फैलाना पड़ेगा, और मोहब्बत का आधार केवल सच्चाई हो सकती है, जो हमारी परंपरा में रही है। सूफ़ी परंपरा हो, भक्ति परंपरा हो, आज़ादी का आंदोलन हो। अब आप आज़ादी के आंदोलन को देखिए, ये हमारे मेल जोल का सबसे बड़ा उदाहरण है। उसमें सभी धर्मों के लोग, स्त्री और पुरुष, सभी जातियों के लोग, सभी क्षेत्रों के लोग, सभी भाषाओं के लोग, सभी संस्कृतियों के लोग कंधे से कंधा मिलाकर चले, और इसी के कारण हमको आज़ादी मिली। ये बात हमको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि उस समय अगर हम बटे हुए होते तो हम अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से कभी आज़ाद नहीं होते। आज़ादी मिलने का मुख्य कारण यही था कि हमने एक दूसरे के साथ पॉजिटिव, सकारात्मक चीज़ों को देखा, एक भारतीय समाज बनाया, और इस भारतीय समाज में स्वतंत्रता, बंधुता, समता के आधार पे हमने अपने सिद्धांत जो रखे, उसी सिद्धांत को अगर आज आपके जैसे चैनल और नौजवान लोग सोशल मीडिया का ग्रुप खड़ा करें,
जगह जगह रेगुलर इन प्रकार की बातों का प्रसार करके समाज के मुद्दों के लिए आंदोलन करें, शांतिपूर्ण आंदोलन करें, तो निश्चित रूप से ये परिस्थिति बदलेगी। सर, आपने बहुत सारी सरकारें देखी है, नेहरू के ज़माने से आप देखते आ रहे हैं। इस बीच जनसंघ की सरकार भी देखी आपने, मुरारजी देसाई की, अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा देखी, वीपी सिंह की देखी, देवी गौड़ा की देखी, और अब आप मोदी सरकार की देख रहे हैं। तो इतने उम्र का एक लंबा वक्फे के बाद आपका अनुभव क्या कहता है? उस वक्त के माहौल में आज के माहौल में क्या अंतर लगता है? उस वक्त के लोगों की सोच, आज के लोगों की सोच, उस वक्त का युवा वर्ग, आज का युवा वर्ग, इसमें क्या डिफरेंसेस है? देखिए, इसमें ये बहुत एक लंबी यात्रा हुई है और इसमें ख़ास तौर से पहले की जितनी सरकारें रही हैं, सरकार की तरफ से बंटवारे की राजनीति को प्रमोट नहीं किया जाता था, उसको प्रोत्साहन सरकार की तरफ से नहीं मिलता था। ये पिछले 8 साल में पहली बार है कि सरकार की नीतियां ऐसी हैं कि बंटवारे की बात को, नफ़रत की बात को प्रोत्साहन मिलता है और उससे समाज के में जो हमारी एकता जो आज़ादी के आंदोलन के कारण आई, भक्ति और सूफी परंपरा के कारण आई, उसमें कहीं तो भी दरारें डालने का काम ये पिछले 8 साल से बहुत ख़तरनाक तरीके से किया जा रहा है। और यही एक कारण है कि अलग अलग सरकारों के अलग अलग चरित्र रहे, पर किसी सरकार ने भी इतने आक्रामक रूप से समाज में नफ़रत फैलाने की प्रक्रिया को इनकरेज नहीं किया। अभी आप देखिए, धर्म संसद में लोग खुलेआम कत्लेआम का कॉल देते हैं, धर्म संसद में लोग खुलेआम नफ़रत की बात करते हैं, तो उसका निषेध प्राइम मिनिस्टर की तरफ से होना चाहिए। हुआ नहीं। नेहरू के समय ऐसी कोई बात हुई, जबलपुर में दंगे हुए तो नेहरू ने तुरंत नेशनल इंटीग्रेशन कॉन्फ्रेंस बनाई, कांग्रेस नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल बनाई, जो आज तक चल रही थी, इस सरकार ने आके बंद कर दिया। तो ये बहुत हमारे देश के लिए एक ख़राब वक्त से हम गुज़र रहे हैं, एक बहुत अंधी गुफा से हम गुज़र रहे हैं, और इस गुफा से बाहर आके रोशनी की तलाश करना ये हमारे आज का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। सर, डॉलर के मुकाबले रुपया इतिहास में सबसे नीचे गिर गया है। बैंकें डूब रही है, सरकारी कंपनी बिक रही है, जो गवर्नमेंट के निजी जो गवर्नमेंट की जो सरकार कंपनियां थी जो फ़ायदे में थी वो बिक रहे हैं, LIC से लेके बैंक तक का बिक रही है। ये एक अपनी जगह पैरेलल ये सब चल रहा है। वही दूसरी ओर नफरत की राजनीति जरूर हो रही है, हिंदू मुस्लिम में बटा जा रहा है। तो क्यों ऐसा नहीं लगता कि लोगों का ध्यान उस ओर की बजाय हिंदू मुस्लिम, शिवलिंग, कुतुब मीनार, ताजमहल, अजमेर में जा रहा है? ये दोनों चीज़ें साथ में चलाई जा रही हैं, और ये हिंदू मुस्लिम का विवाद लाने का एक कारण ये भी है कि वो उन चीज़ों से लोगों का ध्यान हटाना चाह रहे हैं कि हमारी जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज़ हैं उनको भी हम कौड़ियों के मोल बड़े उद्योगपतियों को दे रहे हैं, और उद्योगपतियों का सीना दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा है, जबकि इस तरफ से गरीबी भी उतनी तेज़ी से बढ़ रही है। तो पब्लिक सेक्टर में कमज़ोरियाँ थी, उसको पर दुरुस्त करने की बात के बदले उनको फ्री में, प्रैक्टिकली फ्री में उद्योगपतियों के हाथ में सौंप देने की नीति है। ये भी इस नीति का, इनकी राजनीति का भाग है, क्योंकि इनको आम लोगों की ज़िंदगी से कुछ लेना देना नहीं है। और जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर अगर सुधारित रूप में उसमें सुधार लाए जाए तो इससे आम लोगों का बहुत फ़ायदा है, पर इनको आम लोगों के फ़ायदे से कुछ लेना देना नहीं है। समाज के केवल एक संभ्रांत पावरफुल तबके के लिए वो काम करते हैं, तो और उन्हीं का भला देख के वो चलते हैं। गांधी कहते थे कि आप नीतियाँ बनाओ तो समाज की लाइन के आखिरी व्यक्ति को देख के नीति बनाओ, और ये नीतियाँ बनाते हैं समाज की जो सामने की लाइन वालों के लिए देखते हैं, पीछे वाले अपना किस्मत से चलते रहे। सर, अगर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका या आजू बाजू वाले एरिया अगर छोड़ दिया जाए तो हम अगर यूरोप कंट्री में या अमेरिका साइड जाते हैं तो वहाँ पे विकास की बात होती है, डेवलपमेंट की बात होती है। वो आगे के 100 साल की सोच रहे हैं और हम लोग पीछे 500 साल जा रहे हैं, तो हम आदम काल में जा रहे हैं, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल लगता है कि जैसे अभी श्रीलंका में हुआ, उन्होंने भी ऐसी नीतियाँ अपनाई थी कि जहाँ सिंहला
उसको ज़्यादा प्रोमिनेंस मिला, बुद्धिज़्म को प्रोमिनेंस मिला, और दूसरे धर्म के लोगों को जैसे तमिल हिंदुओं को उन्होंने दुत्कारा, और उसी के नीचे का परिणाम श्रीलंका आज भुगत रहा है। और यूरोप के ज़्यादातर देश, कई देशों में अभी वहाँ भी दक्षिणपंथी सोच ज़्यादा मजबूत हो रही है, पर ज़्यादातर यूरोप की, अमेरिका की दिशा भविष्य का निर्माण करने के लिए है, इतिहास की खुदाई करने का काम उनका नहीं है। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, मैं आपसे इसमें सहमत हूँ। और इसीलिए हमको भी हमारा रोल मॉडल कोई पाकिस्तान और श्रीलंका नहीं हो सकता। हमारा रोल मॉडल हो सकता है तो ब्रिटेन हो सकता है, फ्रांस हो सकता है, जर्मनी हो सकते हैं, जिन्होंने अपना औद्योगिक विकास किया, शैक्षणिक विकास किया, और जो वहाँ के आम लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। गोलवलकर हो, आरएसएस हो, इनकी थी टू नेशन थ्योरी। आज की मोदी सरकार क्या थ्योरी पे काम कर रही है? टू नेशन थ्योरी के बजाय हिंदू मुस्लिम थ्योरी। हिंदू मुस्लिम उनकी पॉलिसी है और हिंदू नेशन उनकी थ्योरी है। उनकी थ्योरी में वो इसको पूरे को हिंदू नेशन मानते हैं, और इसमें अगर दूसरे धर्म के लोग हैं तो उनको मार्जिन में, हाशिए में दब के रहना चाहिए, ऐसा उनका ये है। ये टू नेशन थ्योरी में जब पाकिस्तान तो बन गया, तो यहाँ जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र था उसको ये केवल एक हिंदू धर्म का हिंदू राष्ट्र के रूप में बनाना चाहते हैं, जो मेरे ख्याल से बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था, अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो ये यहाँ के आम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी शोकांकिता होगी। एक वक्त था कि फिल्मों द्वारा एक अच्छा मैसेज समाज में सुधार लाने के लिए कुछ अच्छा मैसेज दिया जाता था, उसे टैक्स फ्री किया जाता था। लेकिन अभी हाल ही में जो एक फिल्म आई थी कश्मीर फाइल, जिसमें दो समाज को धड़ों में बटा गया, हिंदू मुस्लिम नफरत की राजनीति उसमें करते आई, दो धड़ों में बांटा गया, और उसे टैक्स फ्री करने की मांग और उसे फ्री दिखाने का एक चलन बढ़ चुका है। कैसे देखते हैं आपको? और कश्मीरी पंडित के लिए कौन जिम्मेदार असल में? आपने ये भी कहा था कि 1980 के बाद कश्मीर में आतंकवाद आया, उसके पहले वहाँ आतंकवाद नहीं था। तो 1980 में जो आतंकवाद आया तो उसमें तो फिर कांग्रेस का भी कहीं ना कहीं हाथ है। देखिए, कांग्रेस का हाथ यही था कि जो ऑटोनॉमी का प्रॉमिस किया था, कांग्रेस भी उसको पूरी तरह से मेंटेन नहीं कर पाई। पर 1990 में अगर आप देखिए, जब कश्मीरी पंडित्स का माइग्रेशन हुआ था, तब वीपी सिंह की सरकार थी। वीपी सिंह की सरकार को बाहर से समर्थन बीजेपी दे रही थी। गवर्नर जो था जगमोहन, वो बाद में जाके बीजेपी के पाले में गया था। तो कश्मीरी पंडित्स का सवाल एक दुखद सवाल है, जिसके लिए हमारे क्षेत्रीय सवाल, भारत पाकिस्तान के सवाल, तालिबान का उदय और एक प्रकार का इस प्रकार के आतंकवाद को खड़ा करने में अमेरिका की अप्रत्यक्ष भूमिका, ये सब ज़्यादा जिम्मेदार हैं। और जहाँ तक डायरेक्ट कश्मीरी पंडित्स का सवाल है, उसमें तो 1990 के पहले पूरी कोशिश हो रही थी कि वहाँ शांति का माहौल लाया जाए, पर वो 1990 के बाद माहौल बदल गया, सरकार बदल गई, और उन्होंने इस बारे में ऐसे जिसको जो भेजा उसकी शायद कुछ अलग नीति थी, जिसके कारण कश्मीरी पंडितों को इतना दुख भोगना पड़ा। लेकिन आज की स्थिति भी वैसी बरकरार है। अभी भी कश्मीरी पंडितों पे हमले हो रहे हैं, टीचरों को स्कूलों में घुस के मारा जा रहा है, सरकारी दफ्तर में जाकर के गोलियों से मारा जा रहा है। 370 आ गया है तो अब तो आतंकवाद ख़त्म हो गया है, लेकिन उसके बरक्स हो गया है तो सारा चल रहा है। देखिए, जब भी आप लोकतंत्र को दबाएंगे तो अंदर का असंतोष तो ऐसे निकलेगा। केवल आर्टिकल 370 को हटा के, जिसको वो भी गैर कानूनी तरीके से हटा के आपने इस बात को किया, तो उसका परिणाम बहुत अच्छा होगा ऐसा दिख तो नहीं रहा। मुझे लगता है कश्मीर के समाधान के लिए वहाँ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को बढ़ाना चाहिए, और वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको एनकरेज करके उनके जो तकलीफ़ें हैं, उनके जो समस्या है, उनको वास्तव में अगर हल किया जाए तो ही कश्मीर की समस्या का हल होगा। केवल मिलिट्री भेजकर आर्टिकल 370 हटाकर तो देख भी लिया, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। और अभी तो हमारे पास एक ही सवाल है, ज़्यादा से ज़्यादा मिलिट्री भेजते जाओ। दूसरा तरीका हो सकता है, आम लोगों को आप प्रक्रिया में जोड़ो, डेमोक्रेसी को मजबूत करो। डेमोक्रेसी में ही लोगों की भावनाएं व्यक्त होती हैं, उसके हिसाब से पॉलिसीज़ बनती हैं,
और उन पॉलिसीज़ के हिसाब से फिर आप दूसरी चीज़ों को समाज की परिस्थिति को सुधार सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो क्या आपको लगता है कि सरकार बिना हिंदू मुस्लिम किए चल नहीं सकती? देखिए, सरकार बिना हिंदू मुस्लिम, क्योंकि अब तक का इतिहास रहा है कि जब जब हिंदू मुस्लिम के फसाद किए गए हैं और उसके ऊपर जो राजनीति है तो उसका पूरा प्रत्यक्ष रूप से 100% पूरा फायदा भाजपा का हुआ है। ये थ्योरी उनको पता है, इसलिए हिंदू मुस्लिम होता रहता है। तो ये तो मुझे लगता है एज अ जर्नलिस्ट होने के नाते कि ये मुझे नहीं लगता कि ख़त्म होने वाला या और चीज़ को बढ़ने वाला है। तो इसको कैसे रोका जा सकता है? लोगों के मन को कैसे डाइवर्ट किया जा सकता है? देखिए, ये आपने जो बात कही कि जब भी दंगे होते हैं और इस प्रकार का हिंदू मुस्लिम होता है तो उसके बाद बीजेपी ज़्यादा पावर में आ जाती है। ये बात ज़्यादातर रिसर्च के लोगों ने भी कही है। येल यूनिवर्सिटी के रिसर्च में भी यही आया है, यहाँ के रिसर्चर्स के रिसर्च में भी वही आया है। तो मुझे लगता है कि आज वक्त आ गया है कि एक सामाजिक आंदोलन हो जो समाज में गलत धारणाओं के खिलाफ सच्ची समझ को समाज में लाए और उस सच्ची समझ के आधार पे आंदोलन हो लोगों में मेलजोल कराने का, जो गांधी के सिद्धांतों पे हो, भारतीय संविधान के सिद्धांतों पे हो, जो सूफी परंपरा, भक्ति परंपरा को के नैतिक मूल्यों को लेके चले और उस रास्ते पे चले। और जैसे मैंने आज की मीटिंग में जो इन्होंने बुलाई यहाँ मीरा रोड में, तो वहाँ भी मैंने यही बात रखने की कोशिश की कि हमको अभी एक सही सोच को आम लोगों तक ले जाने की पूरी कोशिश करना चाहिए, क्योंकि ये जो नफ़रत की बातें फैलाने वाले हज़ार लोग हैं, मोहब्बत की बात करने वाला एक व्यक्ति होता है। तो एक तो हमको अपनी संख्या बढ़ाना है, अपना काम बढ़ाना है, हमारा कार्य का क्षेत्र बढ़ाना है और आपके जैसे चैनल्स हों, दूसरे चैनल्स हों, दूसरे सोशल मीडिया का तरीका हो, उसको ज़्यादा व्यापक करके हमको समाज में ये संदेश देने की बहुत अर्जेंट ज़रूरत है। आप एक तरफ गांधी की बात करते हो, दूसरी तरफ से गोडसे वाली, सावरकर वाली बातें होती है, तो कैसे पॉसिबल है? अब देखिए, जब गांधी की बात कमज़ोर हो जाती है तो ही गोडसे पावरफुल हो जाता है। तो आज तो मेरे ख्याल से देश को गांधी की पहले से भी ज़्यादा ज़रूरत है और देश को गांधी की बिल्कुल ज़रूरत है, पहले से ज़्यादा ज़रूरत है। और गांधी के रास्ते पर ही चलकर भारत आगे प्रगति कर सकता है, इसके बारे में मुझे कोई शक नहीं है। क्योंकि जब तक हिंदू मुस्लिम, हिंदू क्रिश्चियन एकता नहीं होगी, भारत का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। और भारत का डेवलपमेंट होने के लिए गांधी के सिद्धांतों की आज पहले से भी ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपने डॉक्टर राम पुनियानी की बातें सुनी और देखा कि आज के मौजूदा हालात और माहौल को देखते हुए गोडसे की बजाय गांधी विचार को बढ़ावा देना चाहिए। आम लोगों को इस माहौल से बाहर निकल करके देश के हित की, विकास की बात करना चाहिए, ना कि इतिहास को खोदकर उसमें आदम काल में जाने की ज़रूरत है। कुल मिला के आज उन्होंने मीरा रोड का जो सेमिनार लिया, उस सेमिनार में काफ़ी लोगों को प्रभावित किया और जिसके बाद हमने उनका इंटरव्यू लिया और जो आपने देखा, ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, कमेंट्स करें और देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।